नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का प्रश्न है, बावरो रावरो ना भवानी, दान बड़ो दिन देत दये, बिनु वेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? ब्रह्मा द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा पार्वती को, तुलसी द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा काशी को, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। यहाँ ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। यह विनय पत्रिका के संबंध में है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कलयुग में तुलसी दास जो है वो कलयुग से संतप्त होकर एक पत्रिका राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी है और वे चाहते हैं कि माता सीता इसे राम के सम्मुख प्रस्तुत करें। जाको बाल विनोद समझी, डरत दिवाकर भोर को, जाकी चिबुक चोट चूरन की, रद मद पुलिस कठोर को। यहाँ पे जाको बाल विनोद समझ जिय, डरत दिवाकर भोर को। यहाँ पे किसकी वीरता का वर्णन पूछ रहा है? तो हनुमान जी का। दिवाकर का मतलब सूर्य है। भोर का सूरज जो बहुत लाल होता है वो हनुमान से डर रहा है कि जिस तरह हनुमान ने एक बार सूरज को निगल लिया था, फिर से कहीं ना निगल लाए। फिर है, पर कारज देव को धारे फिरो परजन्य, जथारथ है दार सो, निध नीर सुध के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसों, घन आनंद जीवन दायक हो, कवो मेरियो पी रहिए परसों। यहाँ पे पूछ रहा है कि उपर्युक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं या किसे संबोधित की गई हैं? तो बादल को। घनानंद ने प्रतीक के रूप में बादल और चातक को लिया है। घनानंद रीत मुक्ति का विधारा के कवि हैं। इनकी रचनाओं में सुजान, सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेल, कोक सात, कृपाकंत, रस केलिवल्ली, यमुना यश, ये जो है घनानंद की प्रमुख कृतियां हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? नौका विहार किसकी है? पंत की है। और पंत जो है नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा नायिका की कल्पना करते हैं। इनकी रचनाओं में उच्छावास इनकी प्रथम कविता है, छायावादी प्रथम रचना है और छायावादी अंतिम रचना है वो गुंजन है। और पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यह दीप अकेला अज्ञेय की रचना है और इसमें वो कहना चाहते हैं कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। सामान्य व्यक्ति वो नहीं कर सकता जो विशिष्ट व्यक्ति कर सकता है। और इनकी अन्य रचनाओं में असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। फिर अगला प्रश्न है, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? ये हरी घास क्षण भर में। ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी अज्ञेय की हैं और हरी घास क्षण भर भी उनकी रचना है। इसमें जो है शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। अंधेरे में कविता के प्रतीक रूप में नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें रक्तालोक स्नात पुरुष है और बरगद भी है, शीश भी है, रक्त कमल भी है या अरुण कमल है और तालाब इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अंधेरे में कविता किसकी है? मुक्तिबोध की है। और
अंधेरे में एक लंबी कविता है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुआ था। और ये अंधेरे में जो कविता इन्होंने लिखी उसकी आलोचना करते हुए रामविलास शर्मा लिखते हैं कि अपराध भावना का अनुसंधान है। नामवर सिंह लिखते हैं कि अस्मिता की खोज है। इंद्रनाथ मदान लिखते हैं आत्म संशोधन का अनुसंधान है। निर्मला जैन लिखती हैं कि अंतस्थल का विप्लव है। और प्रभाकर माचवे इसे लावा कहते हैं। अंधेरे में फैंटेसी शैली में ये लिखी गई है अंधेरे में। और मुक्तिबोध को फैंटेसी का कवि भी कहते हैं। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में मिलता है? तो ये है गोदान उपन्यास में, जिसमें प्रोफेसर मेहता और मालती दोनों लगभग एक साथ रहते हैं। और गोदान के प्रमुख पात्रों में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया। तो होरी की पत्नी धनिया है और होरी और धनिया का पुत्र गोबर है। गोबर की पत्नी झुनिया है। भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन इसके सब पात्र हैं। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो यह सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। और तमस उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। इसमें तमस उपन्यास ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखा गया है। बसंती उपन्यास में दिल्ली के पास रहने वाली एक लड़की के संघर्ष की कहानी है, जो बाल्यावस्था किशोरावस्था से ही संघर्ष झेलती है और संघर्ष को झेलते ही अपना जीवन व्यतीत करती है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर में हिंदू मुस्लिम प्रेम संबंध का वर्णन है, जिसमें एक लड़की और एक लड़की के प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो ये जनरल सिंह है। फिर अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त में धातसेन पर अनंत देवी के कुछ होने का कारण है? कुछ नहीं, क्रुद्ध होने का कारण है। तो ये राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत जो है अनंत देवी को मिल जाता है, इसलिए धातसेन पर वो क्रुद्ध होती हैं। स्कंदगुप्त नाटक से है ये। स्कंदगुप्त नाटक जो है 1928 में प्रकाशित है और इसके प्रमुख पात्रों में स्कंदगुप्त, धातुसेन, देवसेना ये सब हैं। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? ये करते हैं जुनेजा। काले सूट वाला, महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन जुनेजा ये सभी आधे अधूरे के पात्र हैं और सावित्री इसकी नायिका है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसकी व्याख्या मोहन राकेश ने की है। मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन जो कालिदास के जीवन से संबंधित है, लहरों के राजहंस ये जो है 1963 में है। आधे अधूरे इनकी जो रचना है 1969 में। पैरों तले जमीन ये अधूरा नाटक था जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। प्रश्न आता है कि ये कई बार पूछा भी गया है कि मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैरों तले जमीन को किसने पूरा किया था? तो ये किया था
मोहन कमलेश्वर में। मेरा जन प्राचीन काल के कुंज झटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है। इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? तो अतीत को पूरी तरह जान लेने की। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। अशोक के फूल किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके अतिरिक्त उनके जो निबंध हैं, विचार और वितर्क, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा धनपत से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, देवदार, आत्मदान का संदेशवाहक, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना गया है? तो ये हैं भट्टतौत। उनके काव्य विद्या गुरु जो हैं वो भट्टतौत हैं। सहृदय का साधारणीकरण होता है, ये किसका कथन है? ये अभिनव गुप्त का कथन है। पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मेड़त जाए। यह अलंकार कौन है पूछ रहा है इसमें अलंकार? तो भ्रांतिमान अलंकार है। मतलब नाइन जब नायिका के पैर में रंग लगाने बैठती है, महावर लगाने बैठती है, तो नायिका का पैर इतना लाल है कि वो समझ नहीं पाती कि कहाँ पे एड़ी है, तो वो जो है एड़ी को बार बार जो है रगड़ रही है, तो उसे भ्रांत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भ्रांत अलंकार है। और उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या कल्पना कर ली जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन मनु जानो, इसके जो है जन मनु जानो से इसे हम जानेंगे। रूप रंग आदि का सदृश होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। दृष्टांत, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए वहाँ तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। भरत मुनि के किन चार अलंकारों का उल्लेख किया है? उपमा, उत्प्रेक्षा, दीपक यमक, उपमा रूपक दीपक यमक, यमक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्त रूपक, उपमा रूपक दीपक अतिशयोक्त दीपक श्लेष रूपक और उपमा। तो अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में उन्होंने चार अलंकारों का वर्णन किया है, जिसमें उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार। समग्र वक्रोक्त का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। यह कथन किसका है? समग्र वक्रोक्त का ही प्रपंच है, समग्र वक्रोक्त का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। तो ये जो है भामा का कथन है। भामा जो है अलंकारों में वक्रोक्त को श्रेष्ठ मानते हैं। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभ्यंजनावाद का विरोध किया, यह कहते हुए कि यह कलावाद को बढ़ावा देता है। किस प्रगतवादी कवि ने सीता पर खंडकाव्य पर रचना की है? तो नागार्जुन की भूमिजा जो रचना है वह सीता पर आधारित है। भूमिजा नागार्जुन
की जो रचना पत्रहीन नग्न गाछ है, मैथिली भाषा में लिखी गई है और इसमें कुल 52 कविताएं संकलित हैं। नागार्जुन ने अपनी कविता को प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। इनकी रचनाओं में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। फिर अगला प्रश्न है, किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है? ये असाध्य वीणा में। यह अज्ञेय की लंबी कविता है और ये इसमें जो है प्रियंबद नाम का एक नायक है जिसके माध्यम से सर्जन चिंतन संबंधी व्याख्या जो है अज्ञेय ने करी है। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? यहाँ देखा जाए तो यहाँ देखिए केदारनाथ अग्रवाल, ये किसी सप्तक से संबंधित नहीं है तो कट गया। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्सायन, ये जो है रामविलास शर्मा ये प्रथम सप्तक के कवि हैं। और इसमें देखिए शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र द्वितीय सप्तक के हैं लेकिन जगदीश चतुर्वेदी नहीं थे, ये भी ऑप्शन कटा। कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, तो इसमें नागार्जुन किसी सप्तक के कवि नहीं हैं, जबकि कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के, धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि हैं, तो नागार्जुन यहाँ नहीं है, ये भी कट गया। भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, त्रिलोचन, तो यहाँ पे त्रिलोचन किसी सप्तक के कवि नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? किसकी भाषा, किस कवि की भाषा? आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो ये अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं और इन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। फिर है जनु लेनिहार न लेह जीव हरहि तरासहि ताहि, इतना बोल आओ मुख करहि तराहि तराहि। इसमें भाषा पूछ रहे हैं, अपभ्रंश है तो अपभ्रंश में द्वित्व अक्षर पाए जाते हैं, जैसे डग मग, तो ये नहीं है। मैथिली भाषा, ये भी नहीं है। ब्रज में, ये भी नहीं है। भोजपुरी में, ये भी नहीं है। ये अवधी भाषा है। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासों का जो प्रमुख रस है वो वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और इसमें कुल 69 समय है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। बच्चन सिंह लिखते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कैमासवध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? नख सिख वर्णन, लोक सामान्य भाव भीम प्रतीकात्मकता, तो ये सही है। 12 मासा का वर्णन, इतिहास और कल्पना का योग मार्मिकता, ये भी सही है। नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी विवशता,
मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रवणता, ये सब है। ऑप्शन सी इसमें गलत है। पद्मावत जायसी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति कहा है। पद्मावत का नागवती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जायसी ने पद्मावत में 12मासा पद्धति का उपयोग के लिए किया है, विरह वर्णन के लिए। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इसकी जो नायिका है वो पद्मावती है। इसमें जो प्रतीक है उसको देख लिया जाए। रतन सेन जो है इसमें मन का प्रतीक है। सिंघल जो है वो हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। हीरामन तोता जो है गुरु का प्रतीक है। नागमती जो है दुनिया धंधा है। राघव चेतन शैतान है। अलाउद्दीन जो है वो माया है। इसमें इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है? तो ये रीति काल के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने इस रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया है और विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है। मिश्र बंधु जो है इसे अलंकार काल कहते हैं, रीतिकाल को। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है रीत काव्य कहते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है कलाकाल कहते हैं। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग सही है? सुनीता उपन्यास किसका है? ये जैनेन्द्र का उपन्यास है। सुनीता और हरीश। अंधेरे बंद कमरे, ये मोहन राकेश का। दादा कामरेड रेखा हरिप्रसन्न। नदी के द्वीप शैला भुवन। अनामदास का पोथा रैक और चंद्रवृत्ति। तो नदी के द्वीप अज्ञेय का उपन्यास। दादा कामरेड यशपाल का। अंधेरे बंद कमरे ये मोहन राकेश की जो है रचना है, उपन्यास है। और इसके जो पात्र हैं वो नीलिमा और हरिवंश हैं। यहाँ देखिए, सुनीता उपन्यास में सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या। दादा कामरेड में हरीश, दादा, शैला, यशोदा, अख्तर। नदी के द्वीप में भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश। अनामदास का पोथा में रैक, जबाला, अरुंधति। अंधेरे बंद कमरे में हरवंश और नीलिमा। देखिए यहाँ हरिप्रसन्न है, यहाँ हरिवंश है, तो ये ध्यान दीजिएगा। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस का वर्णन है? परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास का। श्रीनिवास दास का उपन्यास है और कब प्रकाशित हुआ था? 1882 ईस्वी में। इसमें दिल्ली के एक रईस का वर्णन किया गया है। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले जमीन को किसने पूरा किया था? ये अभी ऊपर आया भी था, इसे कमलेश्वर ने पूर्ण किया था। और मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध नाटक है लहरों के राजहंस, जिसका प्रकाशन वर्ष 1963 है। इसमें जो है अश्वघोष और सौदरानंद, ये इसकी रचना जो है अश्वघोष के मोहन राकेश का ये जो नाटक है अश्वघोष के महाकाव्य सौदरानंद के आधार पर लिखा है।
किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? तो इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं ये इन्होंने राष्ट्रीय भावना पर अपने एकांकी को लिखा है। इनकी एकांकियाँ जो हैं पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूत, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, रंजक नहीं है रजत रश्मि है, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम। निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कौन सी विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व व्यंजकता है, पाठक में आत्मीयता है, विदेशी लेखकों का उल्लेख है, निज प्रतिवाद है। तो ये इनके नाटकों की विशेषता नहीं है, विदेशी लेखकों का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। किस विधा में तथ्य आवश्यक नहीं होते? संस्मरण जो है इस विधा में तथ्य आवश्यक नहीं होते। जिस क्रम से लेखक को चीज़ें याद आती हैं उस क्रम में वह लिखता है। बाकी जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी, तो रिपोर्टाज में जैसा देखा गया सही जो सही बातें हैं ये क्योंकि रिपोर्ट किया जा रहा है तो जो सही बातें उसी पर लिखा जाएगा। यात्रा वृत्तांत में भी वही है, जीवनी में भी वही है और डायरी में भी सही चीज़ें लिखी जाती हैं, तथ्य परक बातें। लेकिन संस्मरण में ऐसा नहीं है। वैयक्तिकता और आत्मव्यक्त किस विधा की अनिवार्य प्रवृत्ति है? महाकाव्य की, जीवनी की, रेखा चित्र की और गीत काव्य की या नाटकीय एकालाप की? वैयक्तिकता और आत्मव्यक्ति या गीत काव्य की जो है अनिवार्य विधा है। वैयक्तिकता और आत्मव्यक्त किस विधा का अनिवार्य प्रवृत्ति है? तो वैयक्तिकता और आत्मव्यक्त जो है ये गीत काव्य की अनिवार्य प्रवृत्ति है। लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? लघु पत्रिका के रूप में तो ये कवि। कवि पत्रिका किसकी थी? तो विष्णुचंद्र शर्मा की। क ख ग पत्रिका रघुवंश की। पहल पत्रिका इसके जो संपादक हैं ज्ञान रंजन। नई कविता जगदीश गुप्त की। इस तरह से 100 प्रश्न हमारे पूर्ण हुए। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।